नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज बिहार की चर्चा करेंगे और विशेषकर नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को कब तक प्राप्त होता रहेगा? नीतीश कुमार की सेहत जैसी है, हम और आप समझते हैं, भले ही कोई न स्वीकारे। और जनता के बीच भी चर्चा तो शुरू ही हो गई है। और आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि पब्लिक में प्रेजेंस जरूर है, लेकिन दूर से है। बोलना उन्होंने करीब करीब बंद कर दिया है। और जब कभी प्रेजेंस होता है या जब कभी बोलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, और जिसे लेकर बाद में कई तरीके की चर्चाएं हो जाती हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है। सभी ने अपने अपने घरों में अपने अभिभावकों की उम्र देखी है, और उम्र के साथ क्या समस्याएं आती हैं यह भी हमने आपने देखा है। लेकिन राजनीति और कुर्सी एक ऐसी चीज होती है जो किसी व्यक्ति को रिटायर नहीं होने देती। कुर्सी का प्रेम, और नीतीश कुमार इस प्रेम के लिए जाने जाते हैं। और इस बात के लिए ही देखिए, इतनी ईमानदारी और पुण्यता के बाद भी वह पलटू राम का तगमा हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, यह चर्चा है। और यह बिहार के लोगों का कंसर्न भी है कि क्या नीतीश कुमार को अब अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन लेना चाहिए? और यदि अब भी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुनने में देर कर दी, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार की ईमानदारी, नीतीश कुमार की पुण्यता, नीतीश कुमार के किए गए काम, नीतीश कुमार ने कैसे जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, और आगे जेडीयू का भविष्य, जेडीयू भी इतिहास बन जाएगा, खंड खंड में बट जाएगा। तो क्या उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आ गया है? लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि उत्तराधिकारी चुने कैसे, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता रहे हैं, यहां फिर से हम उनकी ईमानदारी और पुण्यता की बात करेंगे, जिन्होंने राजनीति में इस सिद्धांत को, जिसे अधिकांश नहीं मानते हैं, कि अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, अभी नारा भी है, पूरा बिहार हमारा परिवार। तो जिन्हें परिवार को बढ़ाना होता है, वे तो बहुत आसानी से उत्तराधिकारी का चयन कर लेते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हम जब नीतीश कुमार के इतिहास को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं, तो परिवार को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन यह भी देखते हैं कि इनके स्थायी कोई नहीं। यदि हम एक हरेंद्र सिंह को छोड़ दें, जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी हैं, तो तमाम राजनीतिक चेहरे हमें बदलते हुए दिखे हैं समय समय पर। कुछ नए जुड़े, कुछ पुराने चले गए, फिर वापस आए। ऐसे में उत्तराधिकारी कौन, यदि वो चुनना भी चाहे, चुनना तो पड़ेगा, नहीं तो जेडीयू का क्या होगा पता नहीं। और बिहार में नया नेतृत्व, देखिए, तेजस्वी यादव तो स्थापित हो चुके हैं, विरोधी दल विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, चिराग पासवान का चेहरा है, और प्रशांत किशोर। बीजेपी किसे आगे लाती है? अभी तो आज की तारीख में हम बात करें तो सम्राट चौधरी ही नंबर 2 हैं। उप मुख्यमंत्री का बंगला उनके पास है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में वह बिहेव करते दिखाई पड़ते हैं, और नीतीश कुमार का सानिध्य भी। लेकिन जेडीयू का क्या होगा, और नीतीश कुमार को क्या उत्तराधिकारी चुनने में अब देर नहीं करनी चाहिए? यदि देर की तो और परेशानियां बढ़ेंगी, और ईमानदारी और पुण्यता और जो शख्सियत है, उस पर बट्टा लगेगा। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, उत्तराधिकार वाले मामले पर आए हम लोग। जी। उसके पहले ये समझना चाहिए है कि राजनीति हो या कोई भी पेशा हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जी। वहां से रिटायर होने का एक समय होता है, संन्यास लेने का एक बिल्कुल। समय होता है। हम्म। और अगर आपने सही समय पर संन्यास नहीं लिया, सही समय पर रिटायर नहीं होते हैं आप, तो आपका सारा किया धरा पानी फिर जाता है, सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है, आपकी सारी पुण्यता समाप्त हो जाती है, लोगों की स्मृति से उनका उनका विलोप हो जाता है, और लोग उन चीजों को याद रखते हैं जो जिनसे आप मजाक का विषय बन जाते हैं या मजाक बिल्कुल। का विषय बने होते हैं। हम्म। ये बात सिर्फ राजनीति में नहीं है, ये बात हर पेशे में है। और जी। इसलिए हम लोग हमेशा, जैसे हम लोग पूरा देश क्रिकेट का दीवाना है, एक एक समकालिक महान सुनील गावस्कर को छोड़ दें तो इस देश में बिल्कुल। कोई भी खिलाड़ी समय पर रिटायर नहीं हुआ।
हुँ, हर खिलाड़ी को जबरदस्ती रिटायर कराना पड़ा कि भाई अब चलो, अब निकलो, अब छोड़ो, किसी तरह से पिंड छोड़ो। अच्छा, इतने बड़े खिलाड़ी हुए कि कई बार उनका लिहाज करना होता था कि अब इनको कैसे हटाएँ। जैसे जी, आज ही हम लोग देख रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को कैसे रिटायर करें, इस पर मंथन हो रहा है। मोहिंदर बिल्कुल, अमरनाथ ने कहा कि कोई मजबूत सिलेक्टर होता तो वो इनके बारे में फैसला लेता। मजबूत सिलेक्टर नहीं हुँ, है अजीत अगरकर। जी, तो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, कपिल देव हो, कोई समय पर रिटायर नहीं हुआ। हुँ, और गावस्कर जब रिटायर हुए, उनसे पूछा कि उन्होंने कहा, किसी एक बड़े खिलाड़ी का जिसका नाम हमको अभी ध्यान नहीं है, कोट किया कि जब आप रिटायर हो तो लोग पूछें कि अरे अभी क्यों रिटायर हो रहे हैं? लोग ये न बिल्कुल, कहें कि अभी तक रिटायर क्यों नहीं हुए? हुँ, लोग तो क्यों ना कहें, बिल्कुल, हाँ, वही लोग पूछें हुँ, कि अभी क्यों? व्हाई हुँ, नाउ? ये नहीं पूछें कि अभी तक क्यों नहीं? जी, तो ये राजनीति में भी ये बात कही जानी चाहिए है कि अब ये लोग कहें कि अभी तक आप क्यों नहीं रिटायर हुए? नीतीश कुमार को लेकर के ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आप अभी बिल्कुल, तक क्यों नहीं रिटायर हुए? हुँ, आप रिटायर हो तो लोग कहें कि अरे आप अभी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आप में बाकी है पॉलिटिक्स। और तब आप सही बात, बिल्कुल, संतोष के साथ कहें कि हमने सब हासिल कर लिया, हमने एक रास्ता हुँ, पकड़ा दिया, हमारा एक लक्ष्य था, हमने उस लक्ष्य को हासिल किया है और अब नई टीम उसको आगे बढ़ाएगी उस चीज़ को। जी, तो हुँ, ये सबसे बड़ी बात होती है, बड़ा आदमी ये होता है हुँ, कि जो अपने रहते इस मतलब अपने सही समय चुने अपने रिटायर होने का। तो नीतीश कुमार के लिए वो सही समय, उस समय की सीमा आगे निकल रही है। ये हम बड़े अफ़सोस के साथ कह रहे हैं, लेकिन वो जी, सीमा निकल रही है। देखिए, हम जब आपसे आज भी बात हुई, सुबह एक बड़ा सुधी दर्शक हम लोगों के हैं, जो हम लोग का प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं और राजनीति की जी, समझ रखते हैं। उन्होंने हुँ, कहा कि आप लोगों का सरोकार नीतीश कुमार के लिए, आप लोगों का जो भावना है, पूरे बिहार के लोगों की, एक मैक्सिमम लोगों की जो भावना है, उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन बिल्कुल, अब उनकी हँसी उड़ रही है। हुँ, तो ये नहीं हो कि उसी रूप में लोग उनको याद करें। और उनका कहना था, और हम इस बात से एकदम सहमत हैं ज्ञानेश्वर जी, कि लालू यादव के समय जिस तरह का मजाक बन गया था, बिहार एक मजाक था, बिहारी होना मजाक जी, की का विषय था। हुँ, लोग हंसी उड़ाते थे, आप बिहार के हैं, जैसे सुने आप बिहार हुँ, के हैं, तो आप चाहे जैसे भी हो, वो एक बार लालू यादव का नाम जरूर लेता था। जी, तो बिल्कुल, इसका मतलब था कि उनका नाम लेकर के मजाक बनाता था आपका, उनके काम हुँ, काज का, उनके बिहेवियर का, हर चीज का मजाक बनता था, हालांकि वो चीजें जानबूझ करके वो करते थे। हुँ, उससे मुक्ति दिलाई नीतीश कुमार ने, एक सम्मान, गर्व के साथ, बिहारी एक गर्व का विषय है और बिहारी अस्मिता को लोग अपने कंधे पर पहन के चलना शुरू किए, इसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। उन्होंने बिल्कुल, किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हुँ, फिर समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि हम लोग वापस उसी दौर में जा रहे हैं जब फिर मजाक उड़ने लगे। जब आपका नाम, आप अच्छा जी आप बिहार के हैं, तो देखिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। तो हुँ, नीतीश कुमार ने क्या किया, वो ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग नीतीश कुमार को बड़े हाई एस्टीम में रखते थे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते थे, नरेंद्र मोदी जी, का विकल्प मानते थे, जो लोग नीतीश कुमार को, वो आज पूछते हैं कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, अरे क्यों वहां गए तो उनको वो झोले की माला पहनाने लगे। अच्छा, आज सोशल मीडिया के दौर में है हम लोग, जब कोई भी वीडियो या कुछ भी निजता निजता नहीं रह गई है किसी नेता की, या सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति की कोई निजता नहीं रह गई है। आप जी, कुछ भी करते हैं, लगातार स्क्रूटनी हो रही है, आप लगातार कैमरे की निगाह में है। तो हुँ, आपने माला की जगह किसी को वो झोला पहना रहे हैं, आप महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर के ताली बजाने लगे। अब और कई चीजें ऐसी हुई हैं, तो लोग इनका बिल्कुल, इनका रेफरेंस दे करके और हंसी उड़ाने लग रहे हैं, मजाक कर हुँ, रहे हैं, बहुत हल्की मुस्कान भी आ रही है, लेकिन वो समझ में आ रहा है कि ये मजाक वाली मुस्कान है। तो नीतीश कुमार ने कितना कुछ किया बिहार के लिए, अब वो सारी चीजें भुलाई जा रही हैं और वो चीजें हुँ, याद की जा रही हैं जो याद नहीं करना चाहेंगे। नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि याद किया जाए, उनको उस रूप में याद किया जाए। तो ये सामान्य सही बात, बुढ़ापा नहीं है। कैंसर जी, बुढ़ापा हुँ, देखिए, हम लोगों ने अभी बुढ़ापा देखा, अभी गुजरे 90 साल से ज्यादा उम्र के होकर के मनमोहन सिंह। लेकिन हुँ, वो व्हील चेयर पर आते थे, पार्लियामेंट आए अभी वोटिंग करने, कुछ दिन पिछले ही साल को बहुत इंपॉर्टेंट बिल पर वोटिंग थी और वो सबसे पीछे बैठे व्हील चेयर पर आकर के उन्होंने वोट किया। तो जी, उसमें उस एक बुजुर्ग के प्रति सम्मान का भाव, एक अपनेपन का भाव था पूरे सदन में। क्योंकि हुँ। उनकी शारीरिक अवस्था ज़रूर कमज़ोर हो गई थी, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से फिट थे और कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे मज़ाक बने। और देखिए ना, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हाँ, उम्मीदवार उन्हें नहीं बनाया गया था ना, हाँ, जब उनकी स्थिति वैसी नहीं रह गई, उम्मीदवार नहीं बनाया हाँ, गया। देखिए, मैं रात को पढ़ता हूँ और आप जो रिटायरमेंट की बात करें, मैं नॉर्वे के एक डॉक्टर की कहानी पढ़ रहा था। 80 साल की उम्र हो गई है उनकी। वह बिल्कुल फिट हैं, मानसिक, शारीरिक दोनों। लेकिन वह अब मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्वे की सरकार ने तय कर रखा है कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे, उसके बाद आपको मेडिकल प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। उनको मिला हुआ लाइसेंस स्वतः निरस्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं
एक पड़ाव तो आपको तय करना होगा ना, बिल्कुल। हैं? हाँ, और फिर आगे बिल्कुल। मौका तो देना ही होगा। हाँ, आप फिर 2 चीज़ें कर रहे हैं। आप एक तो अन्याय कर रहे हैं उस पीढ़ी के साथ जो जो आने वाली है पीढ़ी। हुँ, जिसके पास सपने हैं, आकांक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, नया विज़न है, नई दृष्टि है, उस वो बिल्कुल। पीढ़ी आने वाली है। वो हुँ, उस पीढ़ी का अवसर रुकता है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने देखा देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बात कही। उन्होंने कहा जो एक्सटेंशन मिलते हैं सरकारी अधिकारियों को उसको लेकर के उन्होंने ये बात कही कि जब हुँ, आप एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते जाते हैं या रिटायर जी, हो गए लोगों को जब आप नौकरी पर रखते हैं तो आप एक बड़ी प्रतिभा का रास्ता रोक रहे होते हैं, प्रतिभाशाली लोगों का बिल्कुल। रास्ता रोकते हैं आप, उनके हुँ, अवसर समाप्त करते हैं। तो हुँ, वो स्थिति वो चीजें राजनीति में भी है, हर जगह होनी। देखिए आपने जो लिमिट की बात की, एक सीमा होनी चाहिए। अगर उम्र की सीमा मान लीजिए नहीं है राजनीति में, जी, हम 60 साल की सीमा नहीं लागू कर सकते हैं या 70 साल की सीमा नहीं लागू कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आए थे नरेंद्र मोदी तो उन्होंने कहा था एक अघोषित रूप से 75 साल की सीमा लगाई गई थी, लेकिन हुँ, वो भी सीमा टूटी गई। अब तो अभी 81 साल के उम्र के लोग चुनाव लड़े और भी लोग लड़ ही रहे हैं, और हमको नहीं लग जी, रहा है कि वो इस साल 74 साल के हो रहे हैं, अगले साल वो इस साल 75 साल के हो रहे हैं नरेंद्र मोदी और वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब 75 नहीं साल वाली होंगे। सीमा तो नहीं रही, अब तो नहीं होंगे वो। तो हुँ, लेकिन मतलब एक अगर 75 की सीमा नहीं है या 70 की सीमा नहीं है, तो एक सीमा स्वास्थ्य को लेकर के भी होनी चाहिए है कि आप अपनी अपनी जो ड्यूटी है, आपकी जो कर्तव्य है आपके, उसका निर्वहन आप ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो हुँ, स्वतः आपको छोड़ देना चाहिए या एक कोई सिस्टम होना चाहिए। ये बात तो एक हर राजनेता पर लागू होती है। लेकिन नीतीश कुमार जैसा सुलझा हुआ, सधा हुआ नेता जिसने सार्वजनिक जीवन में अपने बिहेव का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा। देखिए, बिल्कुल। हमेशा वो कोई बहुत चमक-धमक वाले कपड़े नहीं पहने, लेकिन साफ-सुथरा कपड़ा हो, अच्छे कपड़े में हो वो, और उनका बिहेवियर अच्छे अच्छा हो, कपड़े में वो हो और सामने वाला भी अच्छे कपड़े में हो। कुछ अच्छे देखिए, तरीके से। चुनावी सभाओं को छोड़ दीजिए और चुनावी मीटिंग्स को छोड़ दीजिए, हुँ, तो नीतीश कुमार से आप मिलने जा रहे हैं और मैले-कुचैले हैं, आपके नाखून भरे हुए हैं, आपके जूते गंदे हैं, तो फिर नीतीश कुमार मिल तो लेंगे, लेकिन आपके प्रति उनकी अवधारणा क्या बनेगी, यह बहुत मतलब नीतीश कुमार इन मामलों में बहुत ही संजीद हैं और कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार किसी धब्बे को हाँ, आपके धब्बे को अपने कुर्ते पर तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, नहीं कर तुरंत सकते। छुटकारा पा लेते हैं। हाँ, तो वो नीतीश कुमार जो सार्वजनिक जीवन में अपने प्रेजेंस को लेकर के इतने सजग रहे हैं, इतने जी, सावधान रहे हैं कि उनकी उनकी सार्वजनिक उपस्थिति ऐसी हो जो लोगों में उम्मीद पैदा करे। उनकी हुँ, सार्वजनिक उपस्थिति ऐसी हो जो लोगों में भरोसा जगाए। तो वैसे नेता की अब सार्वजनिक उपस्थिति ऐसी हो गई है कि मज़ाक बन जाए। तो ये उनके साथ भी अन्याय है। ये बिल्कुल। उनके साथ भी अन्याय है। ये वो नहीं चाहते, अगर वो सही तरीके से सोच रहे होते, तो वो नहीं हुँ, चाहते कि लोग उनको इस रूप में याद करें। देखिए जी, हमको एक आपने भी पढ़ा होगा देवानंद के बारे में, देवानंद ने लिखा था कि जब जी, वो मर जाए तो उनका डेड बॉडी उनकी नहीं दिखाई जाए लोगों को, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल, कि उनके बिल्कुल, करोड़ों बिल्कुल। प्रशंसकों ने उनको जिस रूप में देखा है, वो अब इस रूप में देखें उनको। जी, तो वो लोगों की स्मृति में उसी रूप में रहना चाहते थे जिस रूप में लोगों ने उनको फ़िल्मों में देखा था। तो ये फ़िल्म की बात नहीं है, ये वास्तविक जीवन में भी होना चाहिए एक यानी राजनेता को आज हमेशा। नीतीश कुमार ये तय कर लें कि मेरा उत्तराधिकारी फला, देखिए वह कितना सफल होगा, असफल होगा मैं यह नहीं जानता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार सच में बिहार के गांधी जो किताब पिछले दिनों अशोक चौधरी ने लिखी थी, सच में बिहार के गांधी हो जाएँगे कि भाई नीतीश कुमार ने जो किया यदि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें, मुद्रा नारायण सिंह की बात करें, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की बात करें, उसके बाद नीतीश कुमार जैसा कोई आपको दिखेगा नहीं। हाँ, तो वही वो उस रूप में नीतीश कुमार भी यही चाहेंगे, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा ना कि हम इतिहास हमारे प्रति दयालु होगा। तो हुँ, नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि इतिहास में उस रूप में दर्ज हो जो उनकी सचमुच की उपलब्धियाँ हैं। इस रूप में नहीं बिल्कुल। दर्ज हो कि अपने सार्वजनिक जीवन के आखिरी दिनों में उनकी उपस्थिति कैसी थी। हुँ, उनके बारे में विपक्ष क्या सोच रहा था, उनके बारे में मीडिया में क्या चर्चा हो रही थी, आम लोगों के मन में क्या चर्चा हो रही थी, वो कतई इस रूप में याद किया जाना नहीं चाहेंगे। तो ये उनके साथ के लोगों की भी ज्ञानेश्वर जी ज़िम्मेदारी है कि उनके सम्मानजनक विदाई की तैयारियाँ शुरू हों और जी, उनको इस रूप में लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित किया जाए, जिस रूप में लोगों ने उनको अब तक देखा है। अभी हुँ, देख रहे हैं उस रूप में नहीं। उनकी जो सचमुच की उपलब्धियाँ हैं, वास्तविक नीतीश कुमार के रूप में उनको याद किया जाए। अब आपने गांधी जहाँ आपने लेके आए, अब वहाँ से आते हैं इसके दूसरे पहलू पर जो आपने जी, कहा उत्तराधिकारी पर। हुँ, देखिए उत्तराधिकारी हमेशा आपके रक्तवंश का ही व्यक्ति हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। बिल्कुल। ये आमतौर पर बिज़नेस में होता है, दूसरे कई चीज़ों में हो रहा है कि जिसमें आप रक्तवंश का व्यक्ति आपका उत्तराधिकारी हो। आप अपनी विरासत का उत्तराधिकारी तो अपने बेटे को बना सकते हैं, इसमें वो जी, बनाया ही जाता है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि वो बनाया जाता है, दूसरे धर्मों में हुँ, भी।
लेकिन सार्वजनिक जीवन में हमेशा जरूरी नहीं है कि आपके रक्तवंश का व्यक्ति आपका उत्तराधिकारी हो। हम्म। आपके वैचारिक, जो आपका जो मानस पुत्र है, जो जो मानसिक रूप से भी आपकी आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हम्म। विचारधारा को का प्रतिनिधित्व करता है, वो भी आपका उत्तराधिकारी हो सकता है। देखिए, जी। आजादी के समय आज तक इस बात की चर्चा, आज आजादी के 77-78 साल बाद आज तक इस बात की चर्चा हो रही है कि गांधी ने अगर पटेल को चुना होता तो इतिहास की क्या दशा होती, और नेहरू को हम्म। चुना तो क्या दशा हुई। लेकिन गांधी बिल्कुल। के तो अपने 4-4 बेटे थे, हम्म। और उसमें कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय थे, पत्रकार भी थे, लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। तो हम्म। अब एक तो अब ये बात, ये फैसला तो ऐसे ही प्रमाणित है कि सरदार पटेल तो अब पहला चुनाव होता उसके पहले ही उनका निधन हो गया, वो गांधी के मैं समकालीन नहीं अभी थे। अभी पढ़ रहा था, देखिए इस कार्यक्रम के रिकॉर्ड करने के पहले ही पढ़ रहा था कि देखिए जब गांधी की मौत हुई, गांधी की हत्या हुई, और जब सब और अंतिम अंत्येष्टि की बात हो रही थी, तो सभी लोग चाहते थे कि नेहरू ही मुखाग्नि थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चाह लेकिन रहे थे। नेहरू इतने रोए थे कि सुबह उनकी आंखें जो थी इस तरीके से फूट फूट कर रोए थे कि पूछिए मत। पटेल तो संभालने में लगे थे, और सभी चाहते थे कि मुखाग्नि नेहरू दे, लेकिन नेहरू ने कहा कि नहीं, यह धर्म तो उनके पुत्र को निर्वहन करने दीजिए। हाँ तो बिल्कुल। गांधी का पुत्र लोग नेहरू को ही मान रहे थे। हाँ, मानस पुत्र थे, गांधी जी। के मानस पुत्र थे नेहरू। और ये प्रमाणित हो गया था कि सरदार पटेल तो गांधी के समकालीन थे, उनके समान उम्र के व्यक्ति थे, और थोड़े दिन के जी। बाद ही उनका निधन हो गया। पहला आम चुनाव होता उसके पहले ही निधन हो गया। तो हम्म। ये भी एक दूरदृष्टि होती है जो नेहरू को चुना, और नेहरू ने वहां हस्तक्षेप नहीं किया जो परिवार का मामला था उस समय। जी। रामदास गांधी बाहर थे दिल्ली में, उनका, महात्मा बिल्कुल। गांधी का कोई बेटा दिल्ली में नहीं था, रामदास गांधी हम्म। जी भी बाहर थे। लेकिन वो आए और उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उन्होंने मुखाग्नि दी। नेहरू हम्म। नहीं आगे बढ़ के कि हम अब ये भी गांधी की विरासत हमको मिल रही है तो अब ये उत्तराधिकारी उनके हम ही हैं, मानस हम्म। पुत्र थे। तो उस तरह से गांधी ने जैसे नेहरू को चुना, और नेहरू ने जेपी को चुना था। नहीं, जी। नेहरू ने तो चुन रखा था कि हमारे उत्तराधिकारी जेपी होंगे, जयप्रकाश नारायण हम्म। होंगे। जी। लेकिन अचानक उनका निधन हुआ तो फिर एक उनके लाल बहादुर शास्त्री उनके उत्तराधिकारी के तौर पर अधिकारी प्रधानमंत्री बने। हुए। लेकिन तब हम्म। भी लोग कह रहे थे कि हु आफ्टर नेहरू। लेकिन जो जी। नेहरू के बाद आया उसने भी बहुत अच्छे से देश चलाया। सरदार जो उन्होंने भरा उनकी जगह को लाल बहादुर शास्त्री ने, और देश को एक दिशा दी। तो ये जी। एक तो ये समझना कि हम हैं तो देश चल रहा है, नहीं तो नहीं चलेगा, बिहार है हम ही से चल रहा है नहीं चलेगा, ये भी एक हम्म। गलत धारणा है। ऐसा नहीं होता है। नेहरू के बाद, गांधी के बाद भी देश चला डेमोक्रेसी में कहते हैं तीना फैक्टर काम नहीं करता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यह काम करता ही नहीं करता है। है। और इनके गुरु हम उस दिन भी कह रहे थे, किशन पटनायक है, समाजवादी जन परिषद के जी। संस्थापक है, जिन्होंने, हम्म। अब विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उनकी किताब है, आप कोई हर चीज का विकल्प होता है। तो आप, एक जरूरी नहीं है कि आप अपने रक्तवंश से चुने, जैसा लालू यादव ने जी। चुना या हम्म। रामविलास पासवान ने चुना। आपकी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाला कोई व्यक्ति, जो जिसके बारे में नीतीश कुमार को लग रहा हो कि ये हम्म। मनसा वाचा कर्मणा, ये व्यक्ति हमारी तरह है, जो बिल्कुल। मन से, वचन से, कर्म से मतलब ईमानदार है, पवित्र है, लोगों का ख्याल रखने वाला है, उसको आप चुन दीजिए। जी। वो अब तक चुन देना चाहिए था। ये ऐसा नहीं है, हम्म। नेहरू ने काफी पहले जेपी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था, और वो जितना जेपी के साथ काम किए थे उस आधार पर चुना था उन्होंने। जेपी अमेरिका से लौट के आए थे, उस आधार पर उन्होंने जेपी के विचारों को समझ के चुना था। जी। आप कुछ कह लेकिन रहे थे। उत्तराधिकारी के रूप में किसी को आगे बढ़ाया ही नहीं ना नीतीश कुमार ने। कभी इनको आगे रखा, कभी उनको पीछे कर दिया, कभी इनसे पिंड छूट गया, कभी वो साथ आ गए। यदि देखिएगा नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द लोग हैं, कौन कब नंबर 2 हो जाता है, कौन कब नंबर 3 हो जाता है, नंबर 4 हो जाता है, और फिर आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता है। समस्या सब ये है ना, है ना? ये बड़ी भरोसा। समस्या है, बहुत बड़ी जी। समस्या है ज्ञानेश्वर जी। एक तो इसमें दो पहलू हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो कोई पार्टी अब एकदम प्योरली आइडियोलॉजी पर बेस्ड कोई पार्टी नहीं है कि जी। एकदम विचारधारा पर आधारित हो और उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाले को आप बना दें। ऐसा तो अब हम्म। कोई पार्टी नहीं है, उस प्योर उस तरह की आइडियोलॉजी की कोई पार्टी नहीं है। तो उस जी। आधार पर आप किसी को चुन नहीं सकते हैं। राजनीतिक कौशल के आधार पर अगर किसी को चुनना हो तो वो भी संभव नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से सामाजिक समीकरण और जातीय गठबंधन पर निर्भर है। तो आप जी। उस आधार पर भी नहीं चुन सकते हैं कि बड़ा कौशल है। राजनीतिक कौशल तो कई लोगों में बहुत है, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी पता है कि वो बिल्कुल। सफल नहीं हो सकते हैं राजनीति में। कौशल भले उनके पास कितना भी हो, कितनी भी हम्म। राजनीति की तिकड़ में जानते हो, सारा दाव पेच समझते हो, लेकिन वो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन जाति को या जातीय समूह को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अब किसान जो के ये, लोग कितना बड़ा मुकाबला कर रहे हैं वही, ब्राह्मण होने के कारण, देख ही हाँ रहे हैं वही, ना। उसकी वजह से और उनको टारगेट किया जा रहा है, इसकी वजह से उनकी जाति बताई जा रही है, उनका सरनेम जी। उपनाम बताया जा रहा है कि ये पांडे हैं।
तो जी। ये हैंडीकैप हो जाता है, चाहे आप कितने भी योग्य हो, कितने भी काबिल हो, काबिलियत का तो हुँ, कोई वहाँ पैमाना नहीं रह जाता है। जैसे अमेरिका में या दुनिया के दूसरे देशों में है कि जो काबिल है उसको मुकाबले में उतारा जाता है, हारना जीतना अपनी जगह है। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है, तो नीतीश कुमार के सामने ये भी बाधा थी। इसके बावजूद वो अपने जातीय सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट करने वाले को भी आगे ला करके और उसको तैयार कर सकते थे कि जो उनकी जगह ले। जैसे हम लोग आज से हमको लगता है 4-6 महीने पहले हम लोगों ने मनीष वर्मा के बारे में चर्चा की थी कि बिल्कुल। उनको राष्ट्रीय हुँ, संगठन का में महामंत्री बनाया गया है और वो यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन हुँ। अचानक एक दिन जो आप कह रहे हैं कि ये जो रोकने का और आगे बढ़ाने का ये जो खेल चलता रहता है, तो रोक दिया गया उनको, अचानक उनकी यात्रा बंद कर दी गई और अब पिछले 1 डेढ़ महीने से वो कहाँ है किसी को पता नहीं। वो नहीं, क्या नहीं, कर रहे हैं? एमएलसी बनाने की उनको बात हुई और नीतीश कुमार ने कहा भी कि देखिए आईएएस की नौकरी छोड़ दी, फिर पार्टी में जुड़े, आप लोगों ने कार्यक्रम भी रुकवा दिया, हमने कहा था कि एमएलसी बनाएँगे, अब एमएलसी भी नहीं बनने दे रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचा दिए गए। छोड़िए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी आज नहीं कर सकते हैं। पूरी वही नालंदा लॉबी और जितने ताकतवर लोग थे, सब मनीष वर्मा के खिलाफ लग गए क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये नंबर 2 हो जाएँगे। हो जाएँगे। तो अब जी। यहाँ अब यही आपने जो ये बात बताई, इसी से आप नीतीश कुमार की असहायता देखिए हुँ, कि इतना पावरफुल नेता मतलब जिसकी आँख के इशारे से किस्मत बनती-बिगड़ती थी लोगों की, वो आज इतना असहाय है कि हम सिर्फ इस मामले में नहीं देख रहे हैं, हम अधिकारी के मामले में देख रहे हैं कि अरे इनको क्यों नहीं जी, लिया, इनको तो पटना का कलेक्टर बनाना था, इनको हुँ, कहाँ छोड़ दिया, इनको तो चीफ सेक्रेटरी बनाना था, अरे ये काहे बन गए, इनको तो डीजीपी बनाना था। तो और इनको बिल्कुल। तो हम एमएलसी बनाने वाले थे, इनको हम यहाँ पे हुँ, तो ये असहायता नीतीश कुमार जैसे नेता की ये कितनी मतलब कैसा मतलब उनके प्रति दया का भाव कर जगाने वाली बात है कि वो इतना बिल्कुल, असहाय हो बिल्कुल। जाए, इतना बड़ा नेता, इतना पावरफुल नेता। तो ये उस स्थिति में उनको नहीं जाने देना चाहिए और ये हुँ, जिम्मेदारी ज्ञानेश्वर जी उनके आस-पास के जो 4-5 लोग हैं, उनकी भी अब बनती है। अब अगर नीतीश और आप कुमार खुद को देखिए नीतीश उत्तराधिकारी कुमार याद कीजिए अजीत जी, सोशल इंजीनियरिंग के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ा, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार ने राजवर्धन झा आजाद को एमएलसी बना मिलाए। दिया। हुँ, लोग चौंक गए और जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 थे, उन्हें भी पता नहीं कि यह फैसला कैसे हो गया। कि जो सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण नीतीश कुमार जानते हैं, उससे इतर जाकर और फिर जब उधर ध्यान आकृष्ट कराया गया, तो नीतीश कुमार भी चौंके। तो नीतीश कुमार से ऐसी चूक हो जाएगी किसी के कहने से ये कर देंगे, वो कर देंगे, यह बात तो समझ में ही नहीं आती है ना। हाँ, लेकिन एक के बाद एक घटनाएँ ऐसी हो रही हैं जिनसे ये प्रमाणित हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। जो ऐसा हो रहा है उनकी बिल्कुल। ऐसा हो रहा है, जो उनकी सोच के उलट है, उनकी राजनीति हुँ, के उलट है। तो ये हुँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो अब ये आस-पास के लोगों की बड़ी ज़िम्मेदारी बन गई है कि वो नीतीश कुमार को अपमानित होने से बचाएँ, नीतीश कुमार को बिल्कुल। मज़ाक का विषय बनने से बचाएँ और जेडीयू और एनडीए की राजनीति को एक साथ लेकर के चलने के लिए रास्ता बनाएँ आगे का। ये अब हुँ, सबकी ज़िम्मेदारी हो गई है। इस जवाबदेही में देखिए नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी चुनना हो, नीतीश कुमार को चुनना ही नहीं था शुरू से। अगर उनको जी, चुनना होता, अगर वो चुन एक कहीं न कहीं एक असुरक्षा का भाव जो इस देश के हर नेता में दिखता है बाद के दिनों में, जी, जो जी, हमको लगता है कि उस पीढ़ी के आखिरी नेता लालकृष्ण आडवाणी थे, जिनके हुँ, अंदर ये असुरक्षा का भाव नहीं रहा, कि हम जी, किसी को बिल्कुल। नेता बना रहे हैं तो नहीं बनाना चाहिए हमको। ये हुँ, बात ये बात कई पत्रकारों के बीच में, सीनियर जर्नलिस्ट के बीच में आज से 10-12 साल पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने कही थी कि आडवाणी वो हुँ, नेता है, एकमात्र नेता है इस देश के, जिन्होंने अपने नीचे नेता पैदा किए। तो जी, आडवाणी वो एकमात्र नेता थे जिन्होंने अपने नीचे नेता बनाया और पूरे देश में आप देखिए कल्याण सिंह से लेकर के और बीएस येदियुरप्पा तक और शिवराज सिंह चौहान से लेकर के नरेंद्र मोदी तक, नरेंद्र मोदी ने अपना नाम भी गिनाया कि जी, अपने नीचे नेता पैदा किए, उसमें उन्होंने अपना भी नाम लिया कि आडवाणी ने हमको बनाया। तो हुँ, ये वो आखिरी नेता थे। उसके बाद हम हर नेता के अंदर एक ऐसा असुरक्षा का बोध देखते हैं कि किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने देना है, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं ये हमारी बिल्कुल। टांग ना खींच दे, ये डर लगा रहता है हमेशा नेताओं में। तो इस हुँ, वजह से ही नीतीश कुमार ने भी, आप अरविंद केजरीवाल को देखिए दिल्ली में इतने आइडियोलॉजी के साथ आए और योगेंद्र यादव से लेकर के प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास से लेकर के प्रोफेसर आनंद कुमार तक सबको घर बिठा दिया, उन्होंने निकाल दिया पार्टी से बिल्कुल, अपना बिल्कुल। सुरक्षा बोर्ड में। तो ये नीतीश हुँ, कुमार में भी ये रही कि किसी आदमी को, जो कहते हैं हम लोगों के यहाँ, कि जड़ लगाइए फिर उखाड़-उखाड़ के देखिए कि नीचे जड़ तो नहीं पकड़ रहा है। तो ये हुँ, राजनीति वो भी करते रहे। इस हुँ, राजनीति लालू यादव के साथ तो एक सुविधा थी कि बेटे को बनाना था, तो उनको कोई चिंता नहीं थी। यहाँ इन्होंने किसी को नहीं बनाया और अब जी, ऐसी स्थिति है कि वो बना नहीं सकते हैं। माफ़ करिएगा, हम तमाम उसके बाद कह रहे हैं कि अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपना उत्तराधिकारी चुन सके या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल।
नहीं चुन सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं चुन सकते हैं जो उनके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे, उनके सोशल उनके इक्वेशंस को वैल्यू को रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करे और जिसे बिहार स्वीकार भी ले। जिसे वही कह रहे हैं कि जो उनके सोशल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करे, और गुड। जो राजनीतिक रूप से इतना सक्षम हो कि एनडीए को एक साथ लेकर के और फिर जीत दिला सके। तो जी। इसी चिंता, देखिए इस बात को बीजेपी के भी लोग समझ रहे हैं, जेडीयू के लोग भी समझ रहे हैं, इसीलिए उनको किसी तरह से चलाए रखना है। तो अगर आरजेडी के भी लोग समझ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का फोकस, वह मुसलमान और यादव को तो समझते ही हैं। यादव को समझा रहे हैं कि आपको सामंती नहीं बनना है, हुड़दंग नहीं करना है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव का फोकस कहाँ है? महिलाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें लगा रहे हैं। अति पिछड़ी जमातों के साथ। उन्हें भी यह बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार अब बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो वैकेंसी आएगी उसे कौन भरेगा? क्या हम अपनी ओर ला सकते हैं? 32% तो है ही, कुछ और प्रतिशत जुगाड़ कर लें तब तो। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल है कि जब उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते हैं तो जेडीयू का भविष्य क्या बचता है? देखिए, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, हम लोगों ने कई बार कहा कि अब एक जी। जो इतनी एक्टिविटीज आरजेडी में बढ़ी है, वो इसीलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार का बनाया समीकरण अब बिखरेगा, तो उसमें से जी। कुछ चीजें अपनी, कुछ वोट अपनी तरफ ले आना है। तो ये बात हम्म। तो जेडीयू बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात है ना, कि इस समीकरण को कैसे बनाए रखें। और अगर बिल्कुल। ये लग रहा है कि हम नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी अभी चुनने की स्थिति में नहीं है, या हमारे पास हम्म। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके, तब तो फिर हम्म। जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहिए ना, जी जल्दी से जल्दी बिल्कुल। चुनाव में जाना चाहिए। और हम्म। चुनाव में अगर फिर मैंडेट दे दे बिहार की जनता नीतीश कुमार को, तो उसके बाद रिटायरमेंट ले ले हाथ जोड़ करके कि भाई हो गया, अब इतनी बार मैंडेट दिया आप लोगों ने, ये तो इतिहास हो जाएगा, 5वीं बार लोग चुनाव जिता दें लगातार, और उसके बाद आप आपको विदा हो। लगता है नीतीश कुमार रिटायरमेंट लेंगे? वह अपने को बिल्कुल फिट मान रहे हैं, अनफिट मानने को तैयार ही नहीं है। चाहे जनता जो समझे और तस्वीरें और वीडियो कुछ भी दिखे, लेकिन नीतीश कुमार मानते हैं मैं बिल्कुल सलामत हूँ। कोई उनसे यह नहीं कह सकता है कि हाँ आप कुछ ठीक नहीं हैं। ये हिम्मत ज्ञानेश्वर जी करना, मतलब करनी पड़ेगी। एक मुहावरा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो किसी न जी। किसी को तो बांधना होगा। या जो हम्म। 4-5 लोग हैं, वो सब लोग सामूहिक रूप से इस ये बांधे। देखिए, जी। जिस तरह के उनके मानसिक सेहत की बात हो रही है, उसमें हो सकता है कि उनको याद नहीं हो कि हमने ताली बजा दिया था। तो आप वीडियो बिल्कुल। दिखाइए उनको जाकर के कि ये देखिए आपने क्या किया, और इससे कैसी भद्द पिट रही है, कैसे किरकिरी हो रही है, कैसे इज्जत जा रही है, और हम्म। राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। खाली एक व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की इज्जत जाना, या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक एक हास्यास्पद होना, और राजनीतिक नुकसान होना, दोनों अलग-अलग चीजें, और दोनों चीजें हो रही हैं। तो उनके वीडियोस दिखाएं जो उन्होंने किए हैं, जिस तरह के वीडियोज आए हैं, बताएं उनको, दिखाया जाए जब वो सही बैठे हों, और जब राजनीतिक रूप से कोई रणनीति बना रहे हो, ये दिखाया जाए कि ये स्थिति है, अब इसको चलने दिया जाए, या आप हम लोग कुछ दूसरा उपाय करें। देखिए लेकिन असुरक्षा की भावना, जो दिखाएगा वो पैदल हो जाएगा, उसी समय उसकी एंट्री ये बंद हो जाएगी। जो आपने कहा ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो पहले खुद पैदल होने के लिए तो इतना तैयार रहना, स्वार्थ निस्वार्थ कौन है जो यह करने की हिम्मत करेगा? कोई नहीं है ना, इसी वजह से ये सारा संकट है ज्ञानेश्वर जी। अभी जो लोग सत्ता के परिवार में सुख कोई में है हैं, नहीं। अब हाँ, देखिए, निशान के बारे में बात होती है, लेकिन निशान नीतीश कुमार बन सकते हैं यह तो संभव ही नहीं है। हाँ, विधानसभा का चुनाव लड़ लें, विधान पार्षद बन जाएं, राज्यसभा पहुंच जाए, ये संभव है। लेकिन नीतीश कुमार के बराबर कहीं भी, मतलब हम दूसरे और तीसरे पायदान पर भी नहीं पहुंच सकते। आप 20वें पायदान पर की तो बात ही बहुत दूर हाँ, रही। वो छोड़ दीजिए, वो तो मतलब ही उसका नहीं है। आज 10 साल से लगातार घिस रहे हैं तेजस्वी यादव, 10 साल से लगातार जी घिस रहे हैं। बिल्कुल। 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष रहे, तो आज भी क्या वो लालू यादव की बराबरी थोड़े कर सकते हैं? इतना नहीं नहीं समय कर लगता सकते। है। ऐसे कोई नीतीश कुमार 2 साल, 5 साल, 10 साल में थोड़े बनता है। ये तो जीवन लग जाता है जी। लालू यादव और नीतीश कुमार बनने में। इनका जीवन लगा है, पूरी जवानी गुजरी है, पूरा बुढ़ापा गुजरा है, तब आके उस मुकाम बिल्कुल। पर पहुँचे हैं। ये संभव नहीं है कि कोई आप लेके आएँ और बिठा दें और बना दें, नहीं बन सकता। राहुल गांधी 20 साल से लगे हुए हैं, 20 साल से घिस रहे हैं, 2004 से एमपी हो रहे हैं। तो ये नहीं होता, ऐसे कोई नहीं बन जाता है। लेकिन जो लोग हैं, अब अपने राजनीतिक भविष्य की तो के बारे में तो सोचना होगा ना। अभी तो मान लीजिए कि 5 लोग, 7 लोग जो है वो सत्ता का सुख ले रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार उस हालत में है, तो नीतीश कुमार हम्म। के बिहाफ में फैसले लेने वाले सब लोग बड़े मजे कर रहे हैं, सबका राज चल रहा है, सबका डंका बज जी। रहा है। लेकिन कब हम्म। तक? ये बहुत दिन तो चलेगा नहीं। इसका उपाय तो बिल्कुल। करना होगा ना, इसका उपाय करना होगा। और बीजेपी के साथ जेडीयू के लोग बैठें, इस पर सहमति बनाएं, रास्ता निकालें। अगर ये रास्ता है, अगर ये दिख रहा है कि उनके बगैर चुनाव जीतना संभव नहीं है, तो उनके नेतृत्व में उनके चेहरे पर सामने रख के जल्दी से चुनाव कराएं, और उसके बाद कोई रास्ता निकालें। उसके बाद उनको सम्मानजनक विदाई दी जाए, क्योंकि विदा तो होना है। अब ये जरूरी हम्म। नहीं है, जब जनता ही आपको हरा के विदा करे, ऐसा क्यों चाह रहे हैं?
हाँ, आप ऐसा अपने क्यों चाह रहे हैं? बिल्कुल। आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? आप जीत करके जी, जीते हुए हैं, जी, आप सरकार में हैं और इस समय छोड़ेंगे तो आपका अब एक बड़प्पन होगा, बड़ा नाम होगा और उसका फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, इस देश में त्याग को जितना ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, त्याग को जितना महत्व दिया जाता है, उतना दूसरी किसी चीज़ को नहीं दिया जाता है। राम बिल्कुल, इतने बिल्कुल। महान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए कि उन्होंने त्याग किया था। और जी, सोनिया गांधी भी उसके बाद लगातार 2 बार कांग्रेस जीती तो इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने त्याग किया था। और एक समय हुँ, लगातार कांग्रेस जीती और 13-14 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी 2010-12 आते-आते तो सोनिया गांधी के त्याग का कारण था। तो जी, त्याग के बारे में भी सोचना चाहिए ना, जो लोग दूसरे हुँ, जो साथ के लोग हैं वो लोग भी सोचें और बिहार के हुँ, भविष्य के बारे में सोचें। हमारे आप जैसे ऐसे लोग जो बिहारी अस्मिता को एकदम अपने कंधे पर स्लीव्स पर लेकर के चलते हैं, उनके गर्व का भी तो कुछ ख्याल रखें कि हम लोग गर्व से सिर उठा करके हम लोग नीतीश कुमार की तारीफ करते थे। नीतीश कुमार को इस देश के किसी भी बड़े नेता से महान बताते थे, किसी भी बड़े नेता से। उनके लिए भी तो बिल्कुल। कुछ कहने को छोड़िए कि हम लोग कैसे डिफेंड करें इस बात को कि आप महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जाकर के तालियां बजा रहे थे। तो जी, कैसे हम लोग डिफेंड करेंगे? इस बात का भी बिल तो ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, तो वक़्त आ गया है देखिए नीतीश कुमार को फैसला तो करना होगा, चाहे वह अपने मन से करें या फिर उनके इर्द-गिर्द जो हैं उन्हें समझाएँ, बीजेपी समझाएँ, लेकिन ऐसे में कितने दिन तक चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? आगे भी आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।